नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं गति का दूसरा पार्ट। पहला मैंने आपको करवा दिया था, यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो गति के इस दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कुछ टॉपिक, जैसे सरल मशीन हो गया। सरल मशीन आप जानते हो ना, स्क्रू वगैरह, जैसे स्क्रू गेज वगैरह होता है वो हम पढ़ेंगे, उसमें वो तो अलग पढ़ेंगे। और प्रक्षेप्य गति वगैरह इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं सरल मशीन से। सरल मशीन क्या होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। वे मशीनें जिनसे काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक, और जो बिल्कुल ही बेसिक सिद्धांत पर कार्य करती है उसे सरल मशीन कहते हैं। नाम ही इसके सरल है, और उसका उन मशीनों का मैकेनिज्म भी बहुत सरल होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे घिरनी हो गया, पुली होता है ना इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं घिरनी, ठीक। और जैसे हो गया अपना उत्तोलक, स्क्रू गेज हो गया। इस प्रकार के जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्तोलक। इन सभी में सरल मशीन जो है ना, इनमें मुख्य है उत्तोलक। तो उत्तोलक के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तोलक में तीन चीजें मुख्य होती है। एक तो होती है आयास। क्या होती है? आयास। आयास को इंग्लिश का याद रखना है आपको, आयास को, ठीक है। आयास को इंग्लिश में कहते हैं अफर्ट। अफर्ट जो हम लगाते हैं ना, जहां पर हम एफर्ट लगाएंगे या फिर बल लगाएंगे, उसे हम आयास कहेंगे, ठीक है। दूसरा नाम है भार, या फिर दूसरा नाम है आलंब। दूसरा नाम आलंब और तीसरा नाम भार, ठीक। दूसरा नाम क्या है? आलंब, और तीसरा नाम क्या है? भार। अब देखिए, आलंब को इंग्लिश में आपको वैसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप भार को याद रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो कर लेंगे इसको, ठीक है। और भार को इंग्लिश में याद रख लीजिए आप, लोड। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो गए। भार को आप बल न मान लो, कहीं बल से संबंधित न कर लो भार को, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आयास जहाँ पर हम बल लगाते हैं या फिर एफर्ट लगाते हैं वो हिस्सा होगा, और भार वो हिस्सा होगा जहाँ से कार्य होगा, ठीक। या फिर जहाँ पर भार पड़ेगा या फिर कार्य होगा जहाँ से, वो हिस्सा होता है अपना भार, ठीक। बल, आयास मैंने बता दिया कौन सा हिस्सा होता है, भार मैंने बता दिया जहां से कार्य होगा। अलम देखिए कौन सा हिस्सा होता है, जहां से सरल मशीन है ना, वो स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सके इधर उधर, ठीक, वो हिस्सा अपना होगा आलम्ब। या फिर कहें कि ऐसा बिंदु जहां से उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके, ये हिस्सा वो होगा जहां से उत्तोलक की छड़ क्या करे, घूर्णन कर सके। अब मैं आपको आगे चलता हूँ, उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक होते हैं तीन प्रकार के। और तीन प्रकार के उत्तोलक, इनको स्पष्ट ऐसे ही बांटा गया है, साधारण नाम है इनका, कि प्रथम श्रेणी की उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। इनको ऐसे ही बांटा गया, यही नाम है इनके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक। अब देखते हैं आलंब, आयास और भार, इन ये कैसे काम आते हैं, किस तरीके से। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे अपना कैंची हो गया, ठीक। क्या हो गया? कैंची। ये देखिए, डायग्राम हाथ से बना दिया मैंने। अब ये कैंची है ना, जहां से हम पकड़ते हैं या फिर जहां पर बल लगाते हैं, ये हिस्सा, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो अपना हिस्सा है ना, ये यहाँ लगाते हैं ना एफर्ट, यहाँ से हाथों से पकड़ते हैं, ठीक। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये हो गया आयास। क्या हो गया ये? आयास। और जहां से स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सके, मैंने आपको बताया था, ये अपना हो गया आलंब, ठीक। और जहां पर कार्य होता है, जहां पर कार्य होता है वो कौन सा हिस्सा है? वो है भार। आपको इतना याद रखना है। और इनके प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, इनके उदाहरण थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद कर लेना। भार, आलंब और आयास के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
इसी प्रकार से हम देख लेते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कैसे होते हैं। उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवा दूंगा। सब इस पहले हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं। इनको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कैसे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है ना, जिसको हम जो भी बोलते हैं नींबू निचोड़ने वाली होती है, वो किस प्रकार से होती है। वो देखिए ऐसे कुछ लगा होता है, उसमें कप सा होता है और इसके दो सिरे होते हैं जहाँ से हम हाथ से पकड़ते हैं इसको, ऐसा ही होता है ना। ये इसके दो सिरे होते हैं और हाथ से यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ठीक। और यहाँ पर कार्य होता है, यहाँ पर ही होता है ना कार्य। और ये स्वतंत्रता पूर्वक मूव कहाँ से करती है, ये यहाँ से करती है। पहले वाली प्रथम श्रेणी की जो थी वो बीच में से कर रही थी, द्वितीय श्रेणी की है वो एकदम आगे से कर रही है। इसी प्रकार से जो तृतीय श्रेणी की है ना अपनी, वो देखिए कैसी होती है। जैसे तृतीय श्रेणी का है चिमटा, चिमटा मान सकते हैं हम, ठीक। अब इस चिमटे को हम कहाँ से पकड़ सकते हैं, इसको हम पकड़ते हैं बीच में से, बीच में से पकड़ते हैं ना, एकदम पीछे से तो नहीं पकड़ते, यहाँ से तो नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, आयास। और कार्य कहाँ से होता है, यहाँ से, तो ये हो गया भार। और स्वतंत्रता पूर्वक मूव यहाँ से करता है ये, ठीक। तो ये हो गया आलंब। अब समझ गए होंगे आप प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की उत्तोलक मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दिए हैं। अब देखिए इनके उदाहरण, ठीक। तो देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण। तो प्रथम श्रेणी के अंदर आते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ही था कैंची, ठीक। दूसरा होता है सिंडासी, राजस्थान वगैरह में इधर ज्यादा ही काम आता है कुछ सिंडासी। तीसरा हो गया हिंडोला, ठीक। चौथा है झूला, झूला प्रथम श्रेणी के अंदर आता है भाई। और हैंडपंप, हैंडपंप भी ऐसे ही काम करता है, ठीक। ये अपने उदाहरण हो गए प्रथम श्रेणी के। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उदाहरण। द्वितीय श्रेणी के उदाहरण के अंदर आता है, एक तो नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, मैंने आपको समझाया ही था, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है। और कौन से होते हैं इसके अंदर, वो देखिए, और है सरोता जिसे बोलते हैं ना, एक कोई कटर वगैरह होते हैं, जैसे कहें कि आम होता है ना, कच्चे आम जिसे कैरी बोलते हैं, वो काटने के लिए काम में लेते हैं अपने, सरोता, ठीक। और एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, सरोता हो गया उदाहरण। और एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, ठीक। एक पहिया वाली ठेला गाड़ी जो होती है ना, वो ऐसी तो काम करती है। ये अपनी गाड़ी हो गई, ये इसका पहिया है ना। और अब देखिए ये यहाँ पर इसके बाहर होता है बीच में, यहाँ से हम पकड़ते हैं, बीच में बाहर होता है। और सबसे फर्स्ट में ये स्वतंत्रता पूर्वक मूव करती है, तो ये अपने द्वितीय श्रेणी की हो गई। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी की। तो थर्ड श्रेणी की कौन सी होती है अपनी, एक उदाहरण तो मैंने आपको बताया ही था, कौन सा बताया था, चिमटा, ठीक। चिमटा मैंने आपको बताया था। दूसरा है स्टेपलर, स्टेपलर जानते हो ना, जिससे हम पिन लगाते हैं, कोई भी अपने नोटबुक होती है, इस प्रकार से हम जिसके पिन लगाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप, मनुष्य, एक सेकंड, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ थर्ड में आते हैं भाई, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है मनुष्य के हाथ। मैं आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ, ये मनुष्य का हाथ हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक मूव करते हैं हाथ को, ये तो ये अपना आलंब हो गया। और यहाँ से क्या होता है, बीच में से तृतीय श्रेणी का याद है ना आपको, क्या बताया था, चिमटा, चिमटे के क्या होता है, यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक मूव, यहाँ से हम पकड़ते हैं और यहाँ से कोई कार्य होता है, तो यहाँ से हम मूव करते हैं, कोहनी वगैरह होती है ना अपनी, तो यहाँ से मूव होता है। यहाँ से इस हिस्से से हम बाहर उठाते हैं, बल लगाते हैं, बाहर नहीं उठाते हैं, बल लगाते हैं या फिर कहें एफर्ट, ठीक। और इस हिस्से से कार्य होता है, अर्थात ये बाहर होगा,
ठीक, लोड इस हिस्से पे आता है अपने। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को आसानी से। तो उत्तोलक हमारा इतना ही है, उत्तोलक इतना ही काम में आएगा। उत्तोलक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर। तो संवेग संरक्षण का क्या सिद्धांत होता है? संवेग संरक्षण में ये होता है कि किसी भी निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका कुल संवेग नियत होता है। कुल संवेग क्या होता है? नियत होता है। कब? जब बाह्य बल न लग रहा हो, बाह्य बल न लग रहा हो। ठीक, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग नियत होता है। कब? जब उस पर बाह्य बल न लग रहा हो। ठीक, ये मैं दो तीन बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बाह्य बल न लग रहा हो तो संवेग क्या होता है, तो हमें यही बताना होता है कि संवेग नियत होता है। ठीक, अब संवेग संरक्षण के मैं उदाहरण बता देता हूँ कुछ। तो एक तो उदाहरण हो गया, रॉकेट के अंदर संवेग संरक्षण काम करता है। भैया आपको इतना याद करना है, ज़्यादा आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, उतने में क्वेश्चन आएगा। तो संवेग संरक्षण के अंदर अपना जो होता है ना रॉकेट का सिद्धांत, वो कार्य करता है। और नाव के अंदर जब भी कोई कुछ होता है ना, जैसे कोई आदमी हो गया वो कूद गया नाव से, तो नाव आगे चली जाएगी, तो संवेग उसका वो रहेगा, नियत रहेगा। तो ये हो गया, ये ज्यादातर न्यूटन के जो थर्ड नियम है ना उस पर आधारित होता है ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं इसका वो फॉर्मूला संवेग संरक्षण सिद्धांत का। तो एक कोई द्रव्यमान है M1। ठीक, क्या है? M1। और एक कोई द्रव्यमान है M1 और वेग है उसका V1। अब उसका द्रव्यमान हो गया M2 और वेग हो गया V2 कोई परिस्थिति के बाद, तो ये दोनों सेम होंगे, M1 V1 बराबर M2 V2। ठीक, कोई भी परिस्थिति हो गई, मान लो उसमें द्रव्यमान वगैरह चेंज हो गया, तो यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो अपना ये वेग है ये घट जाएगा, यदि वेग बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, लेकिन संवेग सुरक्षित रहेगा। किस स्थिति में? जब बाह्य बल न लग रहा हो। ठीक, ये इतना ही पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभिकेंद्रीय बल देखिए आप। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब भी वृत्तीय गति हो रही होती है, जब भी वृत्तीय गति हो रही होती है तो जो अंदर की तरफ बल लगता है ना केंद्र की ओर, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर आभासी बल लगता है ना, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। ठीक, बस इतनी परिभाषा है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वृत्तीय गति में अंदर की ओर तो अभिकेंद्रीय, बाहर की ओर अपकेंद्रीय, और ये होगा आभासी बल। ठीक, ये आपके दो तीन क्वेश्चन बन गए। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब अभिकेंद्रीय बल के अंदर एक फॉर्मूला होता है जो होता है एफ। अभिकेंद्रीय बल एफ होगा ना, एफ बराबर एम ए होता है ना अपना। यहाँ पर ए का मान वृत्तीय गति के अंदर होता है वी स्क्वेयर बटे आर। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है ना उसका सूत्र हो गया एम वी स्क्वेयर बटे आर। क्या सूत्र हो गया? एम वी स्क्वेयर बटे आर अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हो गया ये। ठीक है, इतना याद रखना है आपको सूत्र। अब चलते हैं उदाहरण के ऊपर, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण के ऊपर। तो एग्जाम्पल देखिए भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। एक तो अपना एग्जाम्पल हो गया कि जब भी हम सड़क पर मुड़ते हैं तो हमें अंदर की ओर कौन सा बल धकेले रखता है, तो ये अपना हो गया घर्षण। घर्षण बल जो होता है ना वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम करता है, वो अंदर की ओर रखता है हमें जब भी हम मुड़ते हैं तो। ठीक है, दूसरा देखिए, कोई भी परमाणु कोई भी परमाणु जब वर्तीय गति कर रहा होता है तो उसे अंदर की ओर कौन सा बल खींचता है? उसे अंदर की ओर खींचे रखता है आकर्षण बल। ठीक, आकर्षण होता है ना इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है ना, तो वो आकर्षण बल इनको इलेक्ट्रॉन को खींचे रखता है अंदर की ओर। ठीक है, ये विकेंद्रीय बल के अंदर आते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है कि कोई भी पत्थर
कोई भी पत्थर हमने बांध लिया, ठीक, ये पत्थर हमने बांध लिया और इसको हम घुमा रहे हैं, तो ये जो पत्थर घूम रहा है ना, ये बाहर नहीं जा रहा, अंदर की तरफ ही रह रहा है। तो ये जो डोरी है ना, इसमें ये तनाव है, ये अपना विकेंद्रीय बल की तरह काम करता है। ठीक, 3 एग्जाम्पल हो गए अपने। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख सकते हैं आप, 5-10 सेकंड पीछे करके आप दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा देखिए, आकाश में कोई हवाई जहाज वगैरह उड़ता है, जैसे ये एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश में, ठीक, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इस एरोप्लेन में ये मुड़ता है, जब भी इधर मुड़ता है ना, मान लो ये इधर मुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये झुक जाएगा, इस साइड ये झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अभिकेंद्रीय बल लगाए रखना है, ताकि ये बाहर ना जाए, इसलिए मुड़ेगा, इसलिए मुड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई अपने ये अभिकेंद्रीय बल के जो भी उदाहरण बताए जा सकते थे। अब हम चलते हैं अपकेंद्रीय बल के ऊपर। अपकेंद्रीय बल मैंने आपको बता दिया था कि वृत्तीय गति हो रही है और बाहर की ओर जो भी आभासी बल लगेगा ना, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, अब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है अपकेंद्रीय बल के। तो पहला उदाहरण है अपना कि जब भी कोई हम झूला झूल रहे हैं तो हमें बाहर की ओर कुछ अनुभव होता है। ठीक, जब भी हम क्या करते हैं, झूला झूल रहे हैं, तो हमें बाहर की ओर एक बल अनुभव होता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, पहला उदाहरण हो गया कि जब हम झूला झूल रहे हैं तो हमें बाहर की ओर, कोई भी गोल झूला बोल सकते हो या कुछ ऐसे बोल सकते हो कि रोड की तरफ, रोड में जब हम उड़ते हैं तो हमें बाहर की ओर कुछ अनुभव होता है बल, तो उसे अपकेंद्रीय कहते हैं। ये प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के। सेकंड हम चलते हैं कि कोई भी दूध फेंटने वाली मशीन होती है ना, दूध से क्रीम निकालने वाली, दूध से क्रीम निकालने वाली अपकेंद्रीय बल के अनुसार कार्य करती है, या कह सकते हैं कि दूध से क्रीम निकालने की क्रिया में कौन सा बल काम करता है, तो हम कहेंगे अपकेंद्रीय। ठीक, और इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में भी कौन सा करता है, तो ये करता है अपकेंद्रीय। ठीक, ये 2-3 उदाहरण है जो पूछे जाते हैं। ये मैंने रोड का बताया था, बाहर की ओर आभासी बल लगे। ये मैंने बताया था कि कोई झूला झूल रहे हैं, बाहर की ओर आभासी बल दूध से क्रीम निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन में काम में आता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बल आघूर्ण के ऊपर। बल आघूर्ण क्या होता है, देखो, कोई भी मान लो गेट है, ये क्या है, एक गेट है अपना, इस गेट को हम यहां से पकड़ कर खींच रहे हैं, तो ये यहां से मुड़ेगा ना, यहाँ ये रोड वगैरह लगी होती है यहाँ पर कुछ, ठीक, यहाँ पर रोड वगैरह लगी होती है, तो ये यहाँ रहेगा तो सेम ही, लेकिन यहाँ से ये घूम जाएगा, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है ना, उसे कहते हैं बल आघूर्ण। या फिर उस ऐसे कह सकते हैं हम कि कोई बल है जो वृत्तीय गति पर लग रहा है, कोई बल है जो वृत्तीय गति पर लग रहा है, उसे हम कहेंगे बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण आप समझ गए होंगे। अब देखिए बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है एफ इंटू डी, और बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं। ठीक, तो टो बराबर क्या हो गया, एफ इंटू डी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये एफ है बल और ये डी है दूरी। ये बल जहाँ से हम लगा रहे हैं, मान लो हम यहाँ से बल लगा रहे हैं ना, तो इस बल से लगा करके जहाँ से ये मुड़ रहा है वहाँ तक की दूरी ये कहलाती है डी, और हम कितना बल लगा रहे हैं ये अपना हो गया एफ। तो एफ इंटू डी हो गया टी, टी को कहते हैं टोरक। ठीक, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को इंग्लिश में टोरक ही कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना आप, TORQUE, बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोरक। ठीक, आपको इतना याद रखना है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के एक आप अनुप्रयोग बता सकता हूँ मैं एक दो, कि जैसे स्क्रू ड्राइवर के अंदर ये काम में आता है। ठीक, जब भी हम नट वगैरह खींचते हैं ना चाबियों से, तो इसके अंदर ये काम में आता है बल आघूर्ण। ठीक, आपको ये पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है कि बल आघूर्ण जब भी हम लगाते हैं तो उसका विरोध होता है, जब भी हम बल आघूर्ण लगाते हैं तो उसका विरोध होता है
वो विरोध जड़त्व आघूर्णी करता है। ठीक, वो विरोध कौन करता है? जड़त्व आघूर्णी करता है। बस इतना याद रखना है अपने को। और इसका सूत्र है एक, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जड़त्व आघूर्ण को आई से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है m r²। आई इज इक्वल टू m r²। यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, और r यहाँ पर है x की दूरी, अक्ष की दूरी। ठीक है, आई जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, द्रव्यमान हो गया, और r क्या है? अक्ष की दूरी। जड़त्व आघूर्ण आप समझ गए। जड़त्व आघूर्ण के अंदर आपको इतना ही करना है। ठीक, अब इसका एक उदाहरण और बता दूं। रस्सी पे जो करतब दिखाते हैं ना, रस्सी पे जो करतब दिखाते हैं, तो उसके अंदर वो भारी लाठी का उपयोग करते हैं। जो लाठी होती है ना उनकी, वो बहुत भारी होता है। तो जब वो भारी होता है तो वो नीचे की तरफ काफी झुक जाता है। नीचे की तरफ उसका काफी झुक जाता है, तो जड़त्व आघूर्ण जो उसका होता है ना, वो बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए रस्सी पर चलने में आसानी होता है। वो असंतुलित होते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रयास करके वो संतुलित हो जाते हैं। तो ये जो लकड़ी है वो भारी होती है, जड़त्व आघूर्ण से बढ़ जाता है। ये आप उदाहरण कर सकते हैं इसका। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड पे। कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। संवेग, जो रेखीय संवेग होता है ना अपना, रेखीय संवेग, उसको केवल संवेग भी कह सकते हैं। तो रेखीय रेखीय संवेग से ही बनता है कोणीय संवेग। वृत्तीय गति में जो होता है ना अपना, उसे कहते हैं कोणीय संवेग, और सरल गति में होता है वो होता है रेखीय संवेग। ठीक, और वृत्तीय गति में जो होता है वो क्या होता है? कोणीय संवेग। तो इसका आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सूत्र याद करना है। तो इसका सूत्र होता है कोणीय संवेग का दूरी गुणा में संवेग। क्या होता है? दूरी गुणा में संवेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं जे, कोणीय संवेग को। और संवेग होता है mv, दूरी होगी r। तो जे का मान क्या हो गया? जे इज इक्वल टू mv r। क्या हो गया? mv r। बस ये याद रखना है, सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखना है इसको। जे इज इक्वल टू mv r। ठीक, अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और बहुत ही मजेदार टॉपिक, प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, और गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मोशन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे खासे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मैं ग्राफ पर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी, हम यहाँ से कुछ फेंक रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह, तो हम इधर जो फेंक रहे हैं ना, उसकी गति किस प्रकार से होगी? उसकी गति किस प्रकार से होगी? वो एक बार ऊपर की ओर जाएगा और दूसरी बार नीचे की ओर जाएगा। ठीक, एक बार ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ पर इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगने लग जाएगा। यहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इतना ज्यादा लगने लग जाएगा कि वापस वो नीचे की ओर आने लग जाएगा। तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि इसकी गति की स्थिति नहीं है, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां से हम फेंकते हैं तो इसकी गति होती है u, और यहां पर इसकी गति हो जाती है v। ठीक, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये होता है थीटा। इसे कहते हैं प्रक्षेप्य कोण। क्या कहते हैं इसे? प्रक्षेप्य कोण। ये हम फेंक रहे हैं इधर से, ये कोई भी पत्थर वगैरह कह सकते हैं, ये हम यहाँ से फेंक रहे हैं और यहाँ जा रहा है ये। ठीक, यहाँ पर इसकी चाल u है और यहाँ पर v हो जाती है। मतलब आप समझेंगे ना, शुरुआत में u है और एकदम ऊपर जाकर क्या हो जाती है इसकी v, या फिर कहें अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाती है? v। ठीक, अब प्रक्षेप्य का परास। तो प्रक्षेप्य का परास क्या होता है कि प्रक्षेप्य जितनी दूरी तय करता है ना, क्षैतिज, ये जो होता है नीचे देखिए, ये जितनी ये क्षैतिज दूरी तय करता है, इसे कहते हैं प्रक्षेप्य का परास। इसे आर से लिखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? प्रक्षेप्य का परास। अब प्रक्षेप्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हमें कितने एंगल पे किसी भी पदार्थ को फेंकना चाहिए कि वो अधिकतम परास प्राप्त करे। कितना थीटा हो
की अधिकतम ह्रास प्राप्त करे। ठीक है, कितना थीटा होना चाहिए, तो ये थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बढ़ता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। थीटा कितना हो कि अधिकतम ह्रास प्राप्त हो, तो थीटा होना चाहिए 45। ठीक है, समझ गए। अब देखिए प्रक्षेप्य की ऊंचाई से संबंधित और बनता है एक। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमें कितने एंगल पर किसी भी पदार्थ या फिर कण को फेंकना चाहिए। तो थीटा कितना होना चाहिए अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारी प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई है ना वो अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे ऊंची कूद वगैरह करते हैं ना, ऊंची कूद वगैरह करते हैं तो हमें 90 डिग्री पर रखकर ऊंची कूद करनी चाहिए, जिससे हम क्या होंगे, ऊंची कूद सबसे ज़्यादा कर पाएंगे। इसी प्रकार से पहले का जो हमारा था कि अधिकतम प्रयास प्राप्त, तो हम मान लो लंबी कूद कर रहे हैं, ऊंची कूद के लिए मैंने बता दी लंबी कूद कर रहे हैं, तो हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, हमें 45 डिग्री का एंगल बनाकर कूदना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी कूद सबसे लंबी होगी जितनी भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक, तो हमने लेसन कर लिया है, गति टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम घर्षण वगैरह करेंगे, घर्षण कर सकते हैं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।